नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम इस वीडियो में दो स्पेसिफिक मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा है खालिस्तानी इज इक्वल टू इस्लामिस्ट विद अ पग। पग यानी कि पगड़ी। अब ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो उसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में। और उसके बाद बात करेंगे जो कनाडा में G7 समिट हो रही है, उसमें पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है और उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पीएम मोदी का कनाडा जाना, ये G7 समिट अटेंड करना उचित है या नहीं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें खालिस्तानियों की। तो खालिस्तानियों को हम सिख नहीं मानते हैं। उनको सिखों से, सिखी से जितना दूर रखा जाए उतना ही बेहतर है। बहुत सारे रीजंस हैं। एक अगर बात करें उनका जो इतिहास है, उनकी जो हिस्ट्री है उसकी, तो कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है कि उन लोगों को शायद अपना इतिहास नहीं पता। शायद उन लोगों ने अपनी जो किताब है, जो सबसे पवित्र किताब है सिक्के की, गुरु ग्रंथ साहिब, वो नहीं पढ़ी है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो ये लोग सबसे पहले अगर बात करें तो सिक्खी को और हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को, हिंदूनेस को अलग करना चाहते हैं। उसको एक सेपरेट, दो सेपरेट रिलीजन्स के तौर पर दिखाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सिक्खी में जो 10 बड़े गुरु हो गए, उनमें से क्या आपको पता है कि कितने सिक्खी में पैदा हुए और कितने सिक्खी के बाहर पैदा हुए? इसकी डिटेल्स आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन मोटा मोटी बताएं तो मिनिमम 4 ऐसे सिख धर्मगुरु हैं 10 गुरुओं में से, जो कि हिंदू परिवार में पैदा हुए थे और उसके बाद वो लोग, उन्होंने सिक्खी की स्थापना की थी और बाद में वो सिख बने थे। तो सबसे पहला प्रूफ वहीं पर आ जाता है कि किस तरह से सनातन का ही एक पार्ट है सिक्खी। जैसे जैन है, जैसे बौद्ध है, उसी तरह से सिक्खी भी है, जो कि इसी धरती में पैदा हुआ है। और जो भी सिख हैं वो भारत के ही लोग हैं, सनातन से जुड़े हुए ही लोग हैं। इसके अलावा दूसरा अगर प्रूफ दें तो अगर बात करें गुरु ग्रंथ साहिब की, तो गुरु ग्रंथ साहिब में 3 अलग अलग नाम जो कि सनातन से जुड़े हुए हैं, राम, कृष्ण और गोपाल, ये 3 नाम बार बार आते हैं। 1400 से अधिक पेजेस की ये ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें बात करें अगर राम की, तो राम का उल्लेख उसमें 2500 से अधिक बार आता है। यानी कि हर एक पेज पर एक बार से ज्यादा राम का उल्लेख आता है। बात करें अगर कृष्ण की, तो कृष्ण का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में 17 बार आता है। और अगर बात करें गोपाल की, तो गोपाल का उल्लेख आता है 450 से अधिक बार। तो सिक्खी का जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसमें राम, कृष्ण और गोपाल का उल्लेख बार बार आता है। राम 2533 बार टू बी एग्जैक्ट, गोपाल 451 बार और कृष्ण 17 बार उसमें मेंशन किए गए हैं। तो इसी प्रकार से उनका जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, हमारा जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसको हम लोग सनातन से अलग नहीं कर सकते हैं। वो भी सनातन का ही एक पार्ट है और सनातन की ही कई सारी वैल्यूज उसमें बसी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो गुरु थे, उसमें से 3 ऐसे गुरु थे जो मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इन 3 गुरुओं का अगर नाम दे तो उनका नाम है गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। ये मुगल आक्रांताओं से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो इसी प्रकार से वो लोग भारतवर्ष के लोगों के लिए लड़ रहे थे, सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए। और जो भी परिवार यहाँ पर इस धरती पर रह रहे थे उस समय, उन लोगों के लिए वो लोग लड़ रहे थे। जो आक्रांता बाहर से आए थे, जो इस्लामिस्ट आक्रांता बाहर से आए थे, मध्य पूर्व से, मिडिल ईस्ट से आए थे, उनके साथ लड़ते लड़ते वो लोग शहीद हो गए। और उससे भी अधिक अगर बात करें तो 4 साहिबजादे जो कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, सुपुत्र थे, उनकी अगर बात करें तो उनमें से 2 मुगलों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनमें से एक का नाम है साहिबजादे अजीत सिंह जी, जो कि सिर्फ 18 साल के थे जब मुगल के साथ लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। दूसरे हैं साहिबजादे जूझर सिंह जी, जो कि सिर्फ 14 साल के थे जब वो मुगलों के साथ लड़ रहे थे।
भारतवर्ष के लोगों को बचाने के लिए और उनको इन आक्रांताओं द्वारा जो भी पीड़ाएं दी जा रही थी उनसे मुक्त कराते हुए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी उसमें वो लोग शहीद हो गए। और बात करें बाकी के दो साहिबजादों की, तो उनमें साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल और 4 साल थी, उनको फोर्स किया गया था कि वो लोग इस्लाम कबूल कर लें, वो लोग कन्वर्ट हो जाएं, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी 9 साल और 4 साल की उम्र में भी उन्होंने सिक्खी नहीं छोड़ी, उन्होंने मुगलों के साथ हाथ नहीं मिलाया, इस्लामिस्ट के साथ हाथ नहीं मिलाया, भले ही उनकी जान पर भी क्यों ना बनाई हो, तब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और उन्होंने अपने प्राण त्यागना ज्यादा उचित समझा, जिसके चलते उनको एग्जीक्यूट करवा दिया गया मुगलों के द्वारा। तो ये है सिक्खी का असली इतिहास, जहां पर 3 गुरु मुगलों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हुए और 4 साहिबजादे भी उसी लड़ाई में भारत को बचाते, भारत के लोगों को बचाते हुए शहीद हो गए। तो इसी प्रकार से सिक्खी का जो इतिहास है, वो चालुक्य का जो इतिहास है, वो चोल का साम्राज्य का जो इतिहास है, वो महाराणा प्रताप का जो इतिहास है, वो शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, कुछ उसी प्रकार का है। उसको आप जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को, चोला और चालुक्य को, इन लोगों को जैसे आप भारत से, भारतीय संस्कृति से, सनातन से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से सिक्खी को, इन गुरुओं को और साहिबजादों को हम भारत से, भारत की संस्कृति से और सनातन से, ये जो पूरा जिसमें सभी पंथ आ जाते हैं, चाहे सिक्खी हो, बौद्ध हो, सिख जैन हो, ये सभी आ जाते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते हैं। ये भी सनातन का ही भाग है। अगर वो लोग अपना इतिहास जानते, अगर इन खालिस्तानियों ने थोड़ा बहुत भी अपनी पवित्र पुस्तक को पढ़ा होता और अपने इतिहास को जाना होता, तो उन लोगों को पता होता कि किस तरह से उनके गुरु, हमारे गुरु, उनके नहीं, हमारे गुरु हम लोगों के लिए ही लड़ते लड़ते शहीद हो गए, इसी सनातन के लिए, इसी सिक्खी के लिए। और लड़े थे वो इस्लामिस्ट के साथ, इस्लामिस्ट के खिलाफ, और ना कि भारतीयों के खिलाफ, जिससे पूरा विपरीत हाल में खालिस्तानी कर रहे हैं, भारत से एक अलग मुल्क की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो पंजाब है, जहां पर ननकाना साहिब है, जहां पर करतारपुर है, उसकी डिमांड वो लोग नहीं कर रहे हैं, उसको खालिस्तान का हिस्सा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। उनको खालिस्तान बनाना है सिर्फ भारत से अलग करके। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और इस बात को हमने प्रूव भी किया था। आज से 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर पन्नू, गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो कि सिक्स फॉर जस्टिस का लीडर है, जो कि बार बार रेफरेंडम्स करवाता है, खालिस्तान रेफरेंडम्स करवाता है पूरी दुनिया में, उस सिक्स फॉर जस्टिस के पन्नू का पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है, उसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो आज से 2 महीने पहले, ऑपरेशन सिंदूर के पहले, पहलगाम आतंकी हमले के भी पहले हमने बनाया था, और उसको इसी चैनल पर हमने शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जाकर उसको जरूर देखें, ताकि आप समझ पाए कि किस तरह से पन्नू और ये सभी जो खालिस्तानी है, ये सिर्फ पाकिस्तानी आईएसआई की कठपुतलियां हैं और कुछ भी नहीं। इसको अगर मोटा मोटी एक हिंट अगर आपको दे कि किस आधार पर हम पन्नू को पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं, तो उसका रीजन बहुत ही साफ है, जो उस समय हमने दिया था कि एसएफजे, सिक्स फॉर जस्टिस जो बना है, उसमें जो मेन पार्टनर है पन्नू के साथ, वो एक पाकिस्तानी है, उसमें भी एक लाहौरी, एक पंजाबी है। अब लाहौरी किसके साथ जुड़े हुए थे और किस समय, किस इंटेंशन से भारतीयों के साथ डील करते हैं, ये ज्योति मल्होत्रा के केस में, ये जसबीर सिंह के केस में और इन सब के केसेस में भी हमने रिसेंट में ही देखा है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जो बंदा है जो पन्नू के साथ पार्टनरशिप करके बैठा है एसएफजे में, सिक्स फॉर जस्टिस में, जो कि यूएसए में चलती है, वो बेसिकली पाकिस्तान आईएसआई का एजेंट है, और पन्नू भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान आईएसआई से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है। तभी पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात भी उसको बार बार पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स के ऊपर बुलाया जाता था, और सिखों को अलग करने के लिए, सिखों का ब्रेन वॉश करने के लिए उसको पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट में प्लेटफॉर्म दिया जाता था, ताकि वो वहां से बयानबाजी कर पाए भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ। और भारतीयों में सभी आ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
पारसी, बौद्ध, जैन, जूस, सभी जो इस धरती पर पैदा हुए, पले बड़े, वो सभी आ जाते। तो इसी प्रकार से गुरु पतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तान आईएसआई का एजेंट है, और ये जो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट चल रहा है, आज से नहीं, भिंडरवाले के समय से, उसी समय से पाकिस्तान आईएसआई का बैकिंग इसको हासिल है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था तब भी रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि भिंडरवाले, जर्नैल सिंह भिंडरवाले को भी पाकिस्तान आईएसआई से आर्म्स सप्लाई किए गए थे। और यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि सिर्फ वेपन्स ही नहीं, पाकिस्तान आईएसआई के द्वारा इन लोगों की, इन खालिस्तानियों की ट्रेनिंग भी की गई थी उस समय जब ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब इन खालिस्तानियों को सरकार के द्वारा इंप्यूनिटी इस हद तक दी गई थी कि वो लोग सर पर चढ़कर नाचने लगे थे भारत के लोगों के, भारत की फोर्सेस के, और यहां तक कि भारत की सरकार के। तो इसी प्रकार से ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है पूरा, वो पाकिस्तान आईएसआई से बैक्ड है काफी लंबे समय से। तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये जो खालिस्तानी है, जो पीले झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, या कहीं पर भी, यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, कहीं पर भी, ये ज्यादा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी आईएसआई के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले गुंडे हैं। दैट्स इट। दैट इज व्हाई वी से दैट दीज पीपल आर नॉट सिख, बिकॉज उन लोगों को सिक्की के इतिहास के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जो नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, वो भी नहीं है। और साथ ही में वो लोग ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा इस्लामिस्ट चाहते हैं, जैसा पाकिस्तानी चाहते हैं, भारत में गजवाए हिंद करना, भारत के टुकड़े करना, और भारत में अराजकता फैलाना। तो इसी प्रकार से ये जो खालिस्तानी है, उनको हो सके उतना सिखों से और सिक्खी से दूर रखें, क्योंकि जहां पर भी ये सिखों को एनकाउंटर करते हैं, जो सिख इन लोगों के प्रोपोगेंडा को मानने से इनकार करते हैं, इनके साथ जुड़ने से इनकार करते हैं, उन सिखों को भी ये लोग परेशान करते हैं, उनके फैमिलीज को परेशान करते हैं, उनके ऊपर उनको धमकियां भी देते हैं। और यहां तक कि कई वीडियोस ऐसे भी आए हैं जो हमने भी आपके साथ शेयर किए हैं, जहां पर वो लोग सिख परिवारों के ऊपर हमला भी करते हुए नजर आए। तो वो लोग ना ही सिखों के हैं, ना ही सिक्खी के हैं, ना ही भारत के हैं, वो इस्लामिस्ट कंट्री पाकिस्तान के हैं, आतंकवादी देश पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान आईएसआई की कठपुतलियां हैं, उनके फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले गुंडे हैं। इसीलिए ये जो खालिस्तानी है, दे आर नथिंग मोर देन इस्लामिस्ट विथ अ पग यानी कि पगड़ी, जिन्होंने सिर्फ पगड़ी पहनी है, लेकिन उसकी जो मर्यादा है उसको वे लोग नहीं समझते हैं, उसको वे लोग नहीं फॉलो करते हैं। गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा कर लेने से आप सिख नहीं बन जाते। तो इसी प्रकार से ये बात हम लोग स्पष्ट कर दे कि ये जो खालिस्तानी है, उनके लिए सिंपल फ्रेज यूज करें, इस्लामिस्ट विथ अ पग, नॉट सिख। ये एक बात क्लियर हो गई। इसके बाद चलते हैं पीएम मोदी की G7 के दौरान कनाडा में जो विजिट है उसके ऊपर। तो 2 दिन की वो पर्टिकुलर विजिट है जहां पर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है पीएम मार्क कार्नी के द्वारा, जो हाल ही में इलेक्ट होकर आए हैं कनाडा में। तो इसके ऊपर हमने आगे भी एक वीडियो बनाया था हमारे दूसरे चैनल पर, जहां पर हमने ये कहा था कि उनका कनाडा जाना उचित नहीं है, ये जो पर्टिकुलर समिट है उसको अटेंड करना उचित नहीं लगता है हमें। उसके पीछे 3 अलग अलग रीजंस हैं। एक रीजन है, ये जो खालिस्तानी है, उन लोगों ने जैसे ही उनको पता चला कि नरेंद्र मोदी जी वहां पर ये जो समिट है G7 समिट 2025 उसको अटेंड करने के लिए जाने वाले हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मार्क कार्नी जो कि वहां का पीएम है उसको थैंक यू बोला, और साथ ही में ये भी क्लियर मैसेज दिया कि नरेंद्र मोदी जी को वहां पर एम्बुश किया जाएगा। एम्बुश यूजुअली कब होता है? जब कहीं पर एनकाउंटर चल रहा हो, किसी आतंकवादी को या किसी क्रिमिनल को मार गिराना हो या फिर उसको पकड़ना हो, उस समय एम्बुश किया जाता है। तो उसी वर्ड का, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है एम्बुश, उसका यूज किया गया। तो ये जो 2 दिन है जिस समय नरेंद्र मोदी जी वहां पर होंगे, उस समय ये खालिस्तानी उनको एम्बुश करने का प्लान कर रहे हैं, और उन्होंने ये घोषित भी कर दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। We the Khalistanis thanks Mark Carney, a more of a businessman than a Prime Minister of Canadian, upholding our
Canadian values, for giving us the sixth, a rare opportunity to ambush Modi's political death. तो इसी प्रकार से उन लोगों ने, खालिस्तानियों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग मंचों से ये डिक्लेयर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को वो लोग एम्बुश करेंगे और उनके पॉलिटिक्स को किल करेंगे। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है कि उनके पॉलिटिक्स को किल करेंगे, ना कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई एक्शन लेने की बात है। लेकिन ये बात आप समझ लें कि ये सिर्फ पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते ये बात कही गई है। बाकी उनके जो इंटेंशंस हैं ये हम सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से वो आज भी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को प्रमोट करते हैं, उसके टैबलूज निकालते हैं अलग अलग कंट्रीज में, और साथ ही में नरेंद्र मोदी जी, एस जयशंकर जी, अमित शाह जी, उन लोगों को केज में बंद करके उनकी जो एफिजीज है उनको जलाया जाता है, उनको केज में बंद करके उनको निकाला जाता है पोजीशन में। तो इसी प्रकार से उनके जो इंटेंशंस हैं, उनकी जो मानसिकता है, जो उग्रवादी मानसिकता है, ये हम सभी को स्पष्ट रूप से पता है। तो भले ही पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए वो लोग किसी भी वर्ड्स का यूज करें, लेकिन हम लोगों को बहुत ही भली भांति पता है कि उनके इंटेंशंस क्या हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है। साथ ही में नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के हिट लिस्ट पर है, सिर्फ खालिस्तानियों के ही नहीं, पाकिस्तानियों के भी हिट लिस्ट पर है। साथ ही में जो डीप स्टेट है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन लोगों के भी हिट लिस्ट पर हैं, क्योंकि किसी की भी वो चलने नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यूएस के साथ भी कहीं ना कहीं उतना अच्छा रिलेशन भारत का कभी नहीं रहा है। यूएस के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो गिवन द कंडीशंस और जिस तरह के लोग वहां पर हैं और जिस तरह की छूट वहां पर दी जा रही है उनको, उसके चलते नरेंद्र मोदी जी का वहां जाना खतरे से खाली हमको नहीं लगता है। तो ये पहला रीजन है कि ये जो खालिस्तानी है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश वो लोग करेंगे। तो इसी के चलते हमको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को G7 समिट में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात करें अगर पीएम मार्क कार्नी की, तो पीएम मार्क कार्नी को लेकर कई सारे लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं और धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन एक बात हमको बहुत ही स्पष्ट पता है, जब से इसको इंस्टॉल किया गया है, इलेक्ट तो वो रिसेंटली हुआ था, लेकिन उसके पहले उसको इंस्टॉल किया गया था, रिप्लेस किया गया था ट्रूडो को इससे। तो उस समय से हमको ये स्पष्ट रूप से पता है कि मार्क कार्नी मोहम्मद यूनुस और जेलेंस्की की तरह ही इंस्टॉल्ड लीडर है, ना कि पॉलिटिकली पॉपुलर लीडर। उसकी कोई भी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी। वो यूके में जॉब कर रहा था और उसके बाद सडनली वो कुछ समय पहले ही कनाडा आया और बाद में उसको सडनली ट्रूडो को रिप्लेस करके पीएम, इंटरिम पीएम बना दिया गया और बाद में इलेक्शन में उसको जिता दिया गया, ना कि जीत गया। तो इसी प्रकार से पीएम मार्क कार्नी जस्टिन ट्रूडो का ही कहीं ना कहीं पपेट हो ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही में उसकी जो वाइफ है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है और उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। अब हम सभी को पता है कि कैसे लोगों को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में रखा जाता है, कैसे लोगों के साथ बिल गेट्स कनेक्शंस रखता है और किस प्रकार की गतिविधियां बिहाइंड द सीन रहकर वो करवाता है, पैसों के दम पर, पावर के दम पर। तो उसी के चलते मार्क कार्नी के ऊपर और उसकी वाइफ के ऊपर हम लोग कतई भरोसा नहीं कर सकते हैं। कभी भी वो पीठ में छुरा भोंक सकता है, ऐसा हमारा मानना है। कई सारे लोग उसको लेकर पॉजिटिव है, लेकिन हम उसको लेकर डाउटफुल है, हाईली स्केप्टिकल है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस दैट वी शेयर्ड विद यू राइट नाउ। तो उसी के चलते नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी को भी फुल्ली जस्टिफाई ना किया जाए, फुल प्रूफ ना बनाया जाए, कहीं ना कहीं लैग्स रह जाए, ऐसा हमको दिखाई पड़ रहा है। तो उसी के चलते भी नरेंद्र मोदी जी का वहां पर जाना हमको उचित नहीं लगता है। और तीसरा जो रीजन है वो है भारत का हाल में जो स्टेचर है, उसके चलते भारत को अमेरिका के पाकिस्तान में यानी कि कनाडा में, जहां पर आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है कई सारे दशकों से, वैसी कंट्री में जाना उचित नहीं है। इट इज नथिंग मोर देन अ पाकिस्तान ऑफ अमेरिकाज, ये हम आगे भी कहते आए हैं। तो वैसी कंट्री में जाकर अपना जो कद है उससे नीचे के कद पर जाना और वहां पर अपनी प्रेजेंस देना उचित नहीं है। मार्क कार्नी ने भी कहीं ना कहीं बाकी जो 6 देश हैं G7 में, उनके प्रेशर में आकर ये चीज की है, नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है, तभी जाकर नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन मिला है। बाकी वो इनविटेशन देने के लिए खुद तैयार नहीं था। ये बात भी उसी की गवर्नमेंट के एक मेंबर ने एक न्यूज इंटरव्यू में कही है। तो
ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मार्क कार्नी was not interested to invite Narendra Modi ji. He was pressurized by other 6 countries, and India is at the level where going to Canada is something that we would not prefer. It is similar to going to Pakistan for some event. तो उसी के चलते हमको ये लगता है कि भारत का हाल का जो स्टेचर है, जहां पर भारत एक ऐसा देश बन के निकला है जो मुश्किल के समय में सबसे पहले खड़े होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर। जब भी कभी डिजास्टर होता है किसी भी कंट्री में, म्यांमार में देख लीजिए, तुर्की में देख लीजिए, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, किसी भी कंट्री में, उसी तरह से कोविड वैक्सीन को भी जिस तरह से भारत ने एक्सपोर्ट किया था उसको भी हम भली भांति जानते हैं। और उसके चलते भारत के लिए पूरी दुनिया में जो एक रिस्पेक्ट बना है, जो भारत को रिस्पेक्ट मिल रहा है, नरेंद्र मोदी इसी सरकार के एक्शंस की वजह से और थिंकिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी की वजह से, उसके चलते भारत का हाल का जो स्ट्रेचर है उसको देखते हुए हमको ये लगता है कि कनाडा जाना यानी कि अमेरिका के पाकिस्तान में जाना उचित नहीं है। नीचे के स्तर के कंट्रीज पर, जहां पर आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जाता हो, जहां पर इलीगल गतिविधियों को कवर अप किया जाता हो, ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। खास करके ऐसे कंट्री में जहां से भारत के लिए सेपरेटिज्म की आवाज को और भी बल प्रदान होता हो, ऐसे कंट्री में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नहीं जाना चाहिए, ये हमारा मानना है। आप क्या सोचते हैं ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। ये हमने अपने विचार रखे खालिस्तानियों को लेकर कि किस तरह से उनको सिखों से और सिक्खी से दूर करना चाहिए, एंड दे आर नथिंग मोर देन इस्लामिस्ट विद अ पग। ये बात हमने कही, और साथ ही में ये जो G7 समिट में नरेंद्र मोदी जी अटेंड करने वाले हैं उसके बारे में हमने अपने विचार रखे। आप क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही में प्रोत्साहित करते रहें। ये चैनल डीमोनेटाइज कर दिया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर पाए। लेकिन हमको भी बिल्स पे करने पड़ते हैं, हमको भी अपना जीवन आगे चलाना है, तो उसी के लिए QR कोड दिया है, तो स्कैन करके प्रोत्साहित करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।